निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के इसी मैदान में पहुंचने वाले हैं। यह क्राफ्ट मैदान है। लगभग 1:15 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के इसी मैदान से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 2:15 पर यहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार 2 बार यहाँ पर जो है महापौर की सीट पर भाजपा काबिज रही है और लगातार यह जो क्रम है वो बनाए रखना चाहते हैं। इसी को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार जो भी मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्रियों के भी यहाँ पर 2 दौरे हो चुके हैं और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये वही मैदान है जहाँ पर कल जनसभा होनी है। आपको बता दें लगभग 20,000 लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और लगभग 1:15 पर वह यहाँ पहुँचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 4 धाम यात्रा के बारे में बताया कि उत्तराखंड सरकार ने किस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान प्रसाद भी केदारनाथ का दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करके मैंने उनके मन के बात के 100वें एपिसोड पूरे होने पर बधाई भी दी है। इसके अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और मैंने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आए और कहीं ना कहीं उसकी शोभा बढ़ाएं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के अलावा उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी होगी, जिसके बाद उत्तराखंड के विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं खासतौर पर अगर हम बात करें एयरपोर्ट के विकास को लेकर चर्चाएँ होंगी। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है। हाथरस जिले में कांग्रेस पार्टी को एक करारा झटका लगा है। हाथरस के मुरसान नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजू उपाध्याय ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के घर पर जाकर उसने अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं इसके पीछे उसने कारण बताया है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उसका साथ नहीं दे रहे थे। राजू का आरोप है कि उसने लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों से संपर्क किया कि उसके प्रचार में आओ। जब कोई प्रचार में नहीं गया तो उसने हार कर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया और खुद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी ने समय पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी और सबको साथ जोड़ करने का काम किया, तो वहीं हाथरस में कांग्रेस की स्थिति खुलकर सामने आ गई। जनपद पीलीभीत में जहां 11 मई को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 13 मई को उनका परिणाम आना है, वहीं इसकी जद्दोजहद में यहां के प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में 11 मई को जो मतगणना होगी, जो चुनाव होगा 11 मई को, तो वहीं इसके लिए 1762 कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण लक्षकार ने नियुक्त किया है। वहीं अगर हम यहाँ पे मतदाताओं की बात करें तो 2,92,000 से अधिक मतदाता जनपद में इस बार मतदान करेंगे और वहीं इसके पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों को भेजने के लिए 114 बसों को भी प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 1762 कर्मचारियों को मतदान केंद्रों, मतदान स्थलों पर दिया जाए। वहीं यहाँ पे अगर हम नगर पंचायत नगर निकाय की बात करें तो 3 नगर पालिका परिषद पीलीभीत में है, पीलीभीत, बीशलपुर और पूरनपुर, और वहीं 7 नगर पंचायतें हैं जिनमें ये 11 मई को चुनाव होना है। वहीं अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए 113 प्रत्याशी मैदान में हैं और सदस्य पद के लिए 1097 प्रत्याशी मैदान में है। लगातार प्रयासरत हैं और बेहतर से बेहतर चुनाव कराया जा सके, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर की जा सके, पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहतर चीजें की जा सके, इसके लिए पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के बाद अब प्रत्याशी अनुमति के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जिसका ताजा उदाहरण कानपुर के वार्ड 67 में देखा जा सकता है, जहां पर प्रत्याशी अपने कार्यालय को खोलने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कई दिन तक चक्कर लगाने के बावजूद भी प्रत्याशियों को कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें अपने प्रचार वाहन की अनुमति प्राप्त हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं से कानपुर के जो प्रत्याशी हैं उनका जिला प्रशासन के ऊपर आरोप है कि जिला प्रशासन विपक्ष के दलों पर कहीं ना कहीं से दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है।
बरेली में 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी, इसको लेकर बरेली जिलाधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने पत्रकारों को जानकारी दी है कि बरेली जनपद में 1195 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं 1195 मतदेय स्थलों पर 13,32,176 मतदाता वोट करेंगे। साथ ही बताया चले सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बरेली को 2 भागों में बांटा गया है, सेक्टर व जोन में। साथ ही आपको बताते चलें बरेली में जनपद में 35 जोनल मजिस्ट्रेट, वहीं 77 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 5 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं बरेली जनपद में 20 निकाय मतदेय स्थलों पर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस व पीएसी तैनात रहेगी। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बरेली उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सहगर्मियां तेज हैं। वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन भी सतर्क है। खेरागढ़ पुलिस को बॉर्डर चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां 5 लाख रुपए पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े। व्यक्ति जिसके पास से पकड़े उसको थाना पुलिस ले गई है। थाना अभी तक वो 5 लाख रुपए का कोई ब्यौरा नहीं दे पाया है। आखिरकार बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इस तरह की भारी रकमें कहां ले जाई जा रही हैं। पुलिस को बड़ी सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कैश आ रहा है, जिसकी सूचना के बाद बॉर्डर पर पुलिस तैनात हो गई और सतर्कता से गाड़ी की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उसकी डिग्गी में रखे हुए 5 लाख रुपए मिले, जिसका पूछताछ के बाद कोई भी ब्यौरा नहीं दे पाया है। आगरा के शिक्षा विभाग में एक के बाद एक ऑडियो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, पहले ऑडियो में 10,000 रुपये सालाना देकर करोड़ों रुपए की बात भ्रष्ट बाबू द्वारा कही गई। उसके बाद दूसरे ऑडियो में बीएसए आगरा को खुद अपने अधिकारी को भ्रष्ट बाबू गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद अभी तक उच्च अधिकारियों ने ऑडियो वायरल का न तो संज्ञान लिया गया, न उस भ्रष्ट बाबू पर उस वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई कार्रवाई की गई। समझा जा सकता है भ्रष्ट बाबू पर उच्च अधिकारियों की जमकर कृपा बरसती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा और वायरल वीडियो पर किस प्रकार संज्ञान लिया जाएगा, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, ये देख। गोंडा जिले में एक जहरीले जानवर के काटने से एक महिला की मौत के बाद में जिस तरीके से गोंडा जिला चिकित्सालय की मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। गोंडा जिला चिकित्सालय में 3 शव वाहन हैं और तीनों में इस वक्त डीजल का अकाल पड़ा हुआ है। डीजल न होने के कारण जो है शव वाहन अस्पताल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। अगर शव वाहन लेकर के जाना है तो आप खुद अपने पैसों से तेल डलाइए, उसके बाद में शव वाहन लेकर के जाइए। महिला की मौत के बाद में मोटरसाइकिल से शव को लेकर के जाते हुए जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं जिले में हड़कंप मच गया है। और स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो स्वास्थ्य महकमे से लगातार लापरवाहियों की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, लेकिन मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से 3-3 शव वाहन हैं और शव वाहन जो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए जो शव वाहन उपलब्ध कराने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें इस वक्त तेल का अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही देखी गई है, अब देखना होगा किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। अवैध टिकट का कारोबार करने वाले एक युवक को आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। आरपीएफ प्रभारी बुद्धपाल सिंह ने बताया कि करौली धाम के पास अवैध टिकट का कारोबार करने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एसआई अमित द्विवेदी के साथ मिलकर वहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी कर अभय प्रताप नाम के युवक को पकड़ा गया। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य सामग्री मिली है। साथ ही फर्जी आईडी बना करके टिकट बनाने का सारा सामान बरामद हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले 6 वर्षों से वह अवैध टिकट का कारोबार कर रहा है और हर टिकट पर 500 से 600 रुपये कमाता था। साथ ही उसने यह भी बताया कि करौली बाबा के जो बाबा है संतोष सिंह भदौरिया, उनके संपर्क में लगातार बना हुआ था और उन्हें भी इस बारे में कहीं ना कहीं जानकारी थी। लेकिन उनसे संपर्क को लेकर के लगातार जो आरपीएफ है वो छानबीन कर रही थी, कहीं इस गोरख धंधे में कहीं से करौली बाबा के जो संतोष सिंह भदौरिया उनका कहीं संलिप्तता तो नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद यदि करौली बाबा का इसमें संलिप्तता पाई जाती तो जांच में उनका नाम भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जो अवैध टिकट का कारोबार करने वाले अभय प्रताप था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। डॉक्टरों को जहां लोग शुक्रिया कहते हैं, वहीं आरोपों की भी झड़ी लगती रहती है। और ऐसा ही मामला आकाश हिंदू विश्वविद्यालय के महिला विभाग से आया हुआ है, जहां पे
एक युवा ने अपने पत्नी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पे ये कहते हुए आरोप लगाया है कि चूँकि सीनियर डॉक्टर नहीं थे, लिहाजा डॉक्टरों द्वारा उनकी पत्नी का हत्या हुआ है। मामले की तहरीर दे दी गई है। अब देखने की बात ये होती है कि जांच के बाद मामला किस ओर रुख करता है, लेकिन जो भी हो ये कहा जाएगा कि डॉक्टरों के लापरवाही के किस्से आए दिन अक्सर सुने जा रहे हैं और यही वजह है कि लोग अब जिन डॉक्टर को भगवान कहा करते थे उन्हें भगवान कहने में भी आनाकानी या संदेह व्यक्त करने लगे। अब देखने की बात ये होगी कि क्या वास्तव में लापरवाही से इस महिला की जान गई या फिर वास्तव में ये एक संयोग मात्र था। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने देवर के साथ मिल करके अपने पति को मौत की नींद सुला दी है। पूरा मामला करबी कोतवाली अंतर्गत लौढ़िया गांव का है, जहां पर गांव से कुछ दूरी खेत पर आलोक नाम व्यक्ति की लाश मिली थी। परिजनों ने करबी कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसको लेकर के चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और इस मामले की जांच पुलिस टीम को सौंप दी थी और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के आदेश दिए थे। 24 घंटे के अंदर करबी कोतवाली पुलिस व सीओ सिटी हर्ष पांडे के नेतृत्व में इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। पत्नी और देवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया है कि पत्नी और उसके देवर के प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर के पत्नी रास्ते से अपने पति को हटाना चाह रही थी और पूरी साजिश के तहत अपने देवर के साथ मिल करके अपने पति को मौत की घाट सुला दी है। फिलहाल चित्रकूट पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। प्रेम प्रसंग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड के केसेस में कमी आई, जिससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जनता ने भी राहत की सांस ली। अगर बात करें पिछले एक सप्ताह में तो जो संक्रमण की दर थी उसमें कमी आई। पिछले एक सप्ताह में की बात करें तो एक सप्ताह पहले जो संक्रमण की दर 2% थी वो घट करके 1.4% हो गई। अगर बात करें 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1064 मरीज थे, तो वहीं वर्तमान समय में 514 मरीज बचे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में मात्र 64 केसेस आए, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा आराम महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर कोविड के केसेस में कमी आती है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा की चिंता थी वो भी कम होगी। प्रदेश के जनपद अमरोहा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में डिडोली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डिडोली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से बने और अधबने काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इसके साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। आरोपी अभियुक्त दिल्लू उर्फ दिलदार को गिरफ्तार किया है, जिसको ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसके खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पिछले काफी लंबे समय से जेल में बंद था, अभी हाल ही में वो छूट कर बाहर आया था और बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर से अवैध हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक आम के बाग में इस फैक्ट्री को अंजाम दिया जा रहा था, जहां से आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। जनपद बाराबंकी में दबंग कांग्रेस नेता ने चौकी इंचार्ज को पीटा, फाड़ी वर्दी, गंभीर रूप से घायल चौकी इंचार्ज। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के सिपहिया गांव का है, जहां देवा थाने से ड्यूटी कर चौकी इंचार्ज शशिकांत सिंह वापस माती चौकी पर जा रहे थे कि तभी सिपहिया गांव के पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद जमील व ग्राम प्रधान मोहम्मद जलील का बेटा वहां पर कुछ गांव में झगड़ा करके सड़क पर भागा। इसी दौरान चौकी इंचार्ज की कार मौके पर पहुंची, जिससे गांव के लोगों ने समझा कि चौकी इंचार्ज की कार से उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। इसी बात से नाराज पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस नेता मोहम्मद जमील व उनके भाई ग्राम प्रधान मोहम्मद जलील ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर चौकी इंचार्ज के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान चौकी इंचार्ज को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं चौकी इंचार्ज की वर्दी भी फाड़ी, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची देवा थाना पुलिस ने घायल अवस्था में चौकी इंचार्ज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मौके से 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको बताते चले
पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद जमील व उनके भाई मोहम्मद जलील पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें दंगा भड़काने जैसे मामले शामिल हैं। बाराबंकी के द्वारा में आज इतना बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसे देख लोग कह रहे हैं ये है अचानक मौत। जी हाँ, आपको बताते चले बिजनौर के सिवारा में एक डीसीएम चालक ने 2 बच्चों को रास्ता पूछने के दौरान दोनों को डीसीएम में बिठा लिया, जिनका नाम नितिन व फैजान बताया जा रहा है। थोड़ा आगे चलते के साथ शमशान घाट पे गेट पर जाकर डीसीएम टकरा गई, जिससे भीम डीसीएम की ओर गिर गया और नितिन के और फैजान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई। इस मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और 2 दिन से लगातार बिजनौर में हो रही बारिश कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने की सूचना मिल रही है। यही सूचना 2 दिन बारिश होने के कारण इतना बड़ा गेट गिरा और डीसीएम पर गिरने के कारण नितिन की मौत हो गई। बिजनौर के अंदर गाजियाबाद से आए एक फाइनेंसर की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसकी अब उपचार के दौरान मौत हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला है बागपत कोतवाली क्षेत्र पावला गांव का, जहां पर अंकित जो गाजियाबाद का रहने वाला था अपने ससुराल आया था, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले, जिसमें जो फाइनेंसर है गाजियाबाद का अंकित, उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश की जा रही है। बागपत बॉलीवुड तेज बारिश होने के कारण बहुमंजिला इमारत जो निर्माणाधीन इमारत थी, जिसमें निर्माण चल रहा था, हालांकि उसकी सेटिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई मजदूर उसमें दबे हैं सेटिंग से, और लगभग 40 मंजिला इमारत थी जिस पर लगातार निर्माण चल रहा था। हालांकि ये भी जानकारी लग रही है कि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई मजदूरों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है। नोएडा में बुलंदशहर में लगातार देर रात से बेमौसम बारिश ने पूरी तरीके से आम की फसल को बर्बाद कर दिया है। इस कदर बर्बाद कर दिया है, देर रात को आए आंधी तूफान ने करीबन 60% आम की फसल पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। पहले तो बेमौसम बारिश ने, ओलावृष्टि ने फूल को झंझोर दिया था, फिर उसके बाद में देर रात से लगातार आंधी तूफान के चलते बुलंदशहर में करीबन 60% नुकसान आम की फसल पर देखने को मिल रहा है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने किसानों से बातचीत के दौरान बताया है कि उन्होंने कि करीबन बेमौसम बारिश ने लगातार ओलावृष्टि और हवा के साथ में करीबन 60% बारिश ओलावृष्टि नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब किसानों ने सरकार से उद्यान विभाग की रिपोर्ट के आधार पर तो सर्वे कराए जा, जहां पर किसानों को कुछ राहत मिल सके। यूपी मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा, यानी कि साफ तौर पे अगले आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि क्षेत्रों को देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां पे ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट किया गया। जहां उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर बात करते हैं तो लगभग 3 डिग्री से 6 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में कई जगह पे भारी बारिश और तेज आंधी और तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर अब देखने को मिल सकता है। प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था कि 1 हफ्ते बारिश होगी और कुछ इसी तरीके से मौसम का मिजाज बदल चुका है। नोएडा में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। 10 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 1 मई को जब लोग चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 1 मई को आज बारिश हो रही है और तापमान में भी गिरावट इसी के साथ आ गई है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आवागमन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोग घरों में ही बैठकर इसका आनंद लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिन की बात की जाए, देर रात से ही बारिश ने आम जनता को परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरठ की बात की जाए, देर रात से तेज बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं सुबह से अगर बात की जाए तो बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी पर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का प्रकोप मेरठ में देखने को मिल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार बर्फीले मौसम में
ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने रोजगार पर भारी प्रभाव देखने को मिला है। मेरठ की बात की जाए, देर रात से जिस तरह से बारिश पड़ रही है, आम जनता के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ की बात की जाए, लगातार हो रही बारिश से पश्चिम उत्तर प्रदेश इस वक्त ठंड के मौसम में मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ने वाली है, उसी को लेकर के पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसी के साथ साथ मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में इस वक्त जो बारिश है वो काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिल रही है और आम जनता इस वक्त रोडों पर नजर नहीं आ रही है। वहीं चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए, इस वक्त चुनाव का माहौल है, प्रत्याशी घरों में बैठकर ही कन्वेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का प्रकोप आम जनता पर देखने को मिल रहा है।